थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आपने बोला कि थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसके बाद आपने कहा कि जनरली क्लोज सिस्टम की हेल्प से हम लोग स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स को। उसके बाद आपने कहा कि क्लोज सिस्टम के अंदर तो आपके पास 4 वेरिएबल होते हैं PVST, 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं HgAU, इनके बीच में रिलेशंस आपने देखे मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को सीखा, पार्शियल डेरिवेटिव को सीखा। आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज को भी याद किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, और फिर हम लोग पहुंचे स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने यूलर थ्योरम की हेल्प से स्टेट फंक्शन प्रूव करना भी सीखा। उसके बाद हम लोगों ने साइक्लिक रूल पढ़ा, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़े वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कैसे निकाल सकते हो वर्क डन, हीट, डेल्टा यू, डेल्टा एच, किसके अंदर, एडियाबैटिक रिवर्सिबल के अंदर और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस के अंदर और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के केस के अंदर। तो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आप वर्क डन कैसे निकालते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हो, चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालते हो, हीट क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस। हम यहाँ पर आइडियल गैस को कंसिडर करते हुए आज जो है पहले वर्क डन निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद डी क्यू निकालेंगे, या फिर बात करो क्यू निकालेंगे, या फिर हम लोग डेल्टा यू निकालेंगे और डेल्टा एच निकालेंगे। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने आइडियल गैस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन आपको इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कराया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट किया, फॉर्मूले के अंदर आपका आंसर निकल कर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन की आप उम्मीद मत करना कि आपको CSIR के अंदर या फिर CSIR नेट के अंदर या फिर आपको गेट के अंदर देखने को मिलेगा। हम इस पोर्शन को पढ़ रहे हैं, हम लोग आइसोथर्मल वर्क डन को पढ़ रहे हैं, हम लोग एडियाबैटिक के वर्क डन को पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम लोग कार्नोट साइकिल को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन फॉर्मूलेस को डायरेक्ट जो है वो यूज कर सकें, यानी कंसेप्ट को वहां पर डायरेक्ट यूज कर सकें। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल केस के अंदर या फिर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल केस के अंदर। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के ऊपर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है नेट के ऊपर, उस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और उसके ऊपर से क्वेश्चन क्यों आया हुआ है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा वर्क डन होता है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल केस के अंदर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से हम लोग निकालते हैं। वहाँ पर आपको जो है घुमा सकता है क्वेश्चन, कोई भी आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और डायरेक्ट वर्क डन, डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी की बात करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपका जो एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से टेक प्लेस हो रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपका आइसोथर्मल है अगर वो आपका ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहा है तो ए स्टेट के अंदर आपका क्या रहता है, कंडीशन क्या रहेंगी, P1, V1 और T1। अगर आपका यहाँ पर कंडीशन क्या है P1, P1 और T1, तो आपका बी के अंदर क्या कंडीशन रहेगी, आपका प्रेशर चेंज होगा तो P2 हो जाएगा, आपका वॉल्यूम चेंज होगा तो V2 हो जाएगा, लेकिन आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पर T1 टेम्परेचर है तो वहाँ पर भी क्या रहेगा, T1 टेम्परेचर रहेगा। तो आपकी कंडीशन हो जाएगी P1 V1 T1, P2 V2 T1। आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आपने कहा था कि जो आपका प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के अंदर आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर मैं बात करता हूँ आपके एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन की, मान लीजिए आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ए स्टेट से बी स्टेट की तरफ, तो आपके जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यहाँ पर तीनों ही वेरिएबल्स जो है वेरी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज होता है। और अगर यहाँ पर मेरा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पर बॉयल्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता। बॉयल्स लॉ में कहता है कि जो आपका प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। लेकिन इस केस के अंदर हमने पहली बात ये की है कि एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपका टेम्परेचर भी चेंज होता है। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ए स्टेट से बी स्टेट की तरफ तो आपके जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं P
PVS है जो आपका, वो P1 V1 T1 से कहाँ चेंज हो जाएगा, P2 V2 और T2 के अंदर चेंज होगा। आपका प्रेशर भी चेंज होगा, आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा और आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो अब बात करते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या हो रहा है। देखिए एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो आपका वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा। एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप क्या देखते हो, PV इज इक्वल टू NRT, जो आपका प्रेशर है वो वॉल्यूम में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P इक्वल टू क्या हो गया, NRT बाय V। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या करेगा, घटेगा। प्रेशर क्या करेगा, घटेगा। तो आपसे मैं कह रहा हूँ अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर क्या करता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। किस केस के अंदर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस के अंदर। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस के अंदर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका प्रेशर घट रहा है। अब मैं आपसे कह रहा था कि आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिए कि एक्सपेंशन के केस के अंदर आपका जो है टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। हम इसका भी प्रूफ भी करेंगे। अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक्सपेंशन के केस के अंदर जो है टेम्परेचर डिक्रीज करता है। आपने ये बोला कि एडियाबैटिक के केस के अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, आपका इनिशियल स्टेट के अंदर और फाइनल स्टेट के अंदर टेम्परेचर अलग अलग रहता है। अगर आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हो, अगर आप एडियाबैटिकली किसी सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे हो तो वहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। उसी तरीके से जब आपका कंप्रेशन होगा तो आपका वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन अगर बात करूँ टेम्परेचर की, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस के अंदर आपका टेम्परेचर राइज करेगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस के अंदर आपका टेम्परेचर राइज करेगा। एडियाबैटिकली एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज किया। एडियाबैटिकली कंप्रेशन हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया। आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब देखते हैं कि आखिर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज में किस तरीके से बोल रहा हूँ। आपने फर्स्ट लॉ के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी जहाँ पर आपने देखा है DQ इक्वल टू DU माइनस W। अब आपको पता है कि जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, आपका जो प्रोसेस है वो क्या है, वो प्रोसेस जो है आपका वो क्या है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या है, आप सिस्टम को ना तो हीट दे रहे हो ना ही सिस्टम से हीट निकाल रहे हो। जितनी उसके अंदर पहले से हीट होगी बस उतनी ही होगी, आप ना तो ऐड कर रहे हो और ना ही उसके अंदर से सबट्रैक्ट कर रहे हो। दैट मीन्स जो आपका DQ है, चेंज इन हीट है, वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मेरा क्या DQ मेरा क्या हो गया, DQ मेरा जीरो हो गया। अगर आपका DQ जीरो हो गया तो आपका DU किसके बराबर हो गया, DU बराबर हो गया W के। कहाँ से निकाली मैंने ये बात, मैंने निकाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से। अब अगर आपका DU बराबर है W के, तो जब हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि CP और CV के केस के अंदर, तो मैंने वहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था कि जो आपका CP होता है वो तो आपका होता है NCP/dt, जो आपका CP होता है, जो आपका DH होता है वो तो आपका होता है NCP/dt, जो आपका DU होता है वो क्या होता है NCV/dt। इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं, उनका हम लोग आज यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपका DU जो है वो NCV/dt के बराबर होता है और आप यहाँ पर कह रहे हो कि जो आपका DU है वो W के बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि जो आपका W है वो क्या हो जाएगा, NCV/dt के बराबर हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे हो, आप सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे हो। तो मान लीजिए आपके पास बीकर है और बीकर के अंदर आपकी क्या रखी हुई है, आपके पास यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है अंदर, यहाँ पर आपकी गैस है। अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो ये स्टेट से कहाँ पे जाएगा, ये स्टेज आएगा, आपका जो पिस्टन है वो एक्सपेंड करेगा। मान लीजिए पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पर जो कंडीशन थी वो क्या थी, P1 V1 और T1 थी, और यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई आपकी, यहाँ पर आपकी हो गई P2 V2 और T2 आपकी यहाँ पर कंडीशन हो गई। यहाँ पर जो मेरी गैस थी वो क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई। अगर आपकी गैस एक्सपेंड की है, अगर आपकी गैस एक्सपेंड की है, जैसे मान लो आपका पिस्टन यहाँ पर रखा हुआ था, नीचे से गैस ने कुछ काम किया तभी तो आपकी पिस्टन ऊपर जाएगा। तो काम किसने किया, काम सिस्टम ने किया, सिस्टम के थ्रू काम हुआ। अगर सिस्टम काम करता है, अगर सिस्टम काम करता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर सिस्टम काम करता है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर सिस्टम के ऊपर काम होता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर सिस्टम काम करता है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, माइनस का PdV होता है। अगर आपका वर्क डन माइनस का PdV है और आपका वर्क डन DU के बराबर है और आपका DU किसके बराबर है, NCV/dt के बराबर है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो आपका NCV/dt है वो तो माइनस PdV के बराबर हो गया, वो तो माइनस PdV के बराबर हो गया। अब आप केस ले रहे हो यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। अगर आप एक्सपेंशन का केस ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका V2 किससे बड़ा होगा, V1 से बड़ा होगा। अगर आपका V2 V1 से बड़ा है तो आपका जो DV है वो क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, क्योंकि dV तो क्या होता है V2 माइनस V1 होता है। अगर V2 बढ़ा तो V2 माइनस V1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर ये वाली चीज़ मेरी पॉजिटिव हो गई, प्रेशर आपका पॉजिटिव होता ही है, तो आपकी ये टर्म क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, यानी कि आपका NCV/dt क्या हो गया, आपका NCV/dt नेगेटिव हो गया। CV आपका कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मोल्स आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मतलब क्या, मतलब ये कि आपका जो dt है वो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या, T2 माइनस T1 नेगेटिव हो गया। अगर T2 माइनस T1 नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या, जो आपका T2 है वो T1 से छोटा है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि जब आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा होता है तो जो आपका टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और आप इस चीज़ से भी बोल सकते हो कि आपका जो NCV/dt है वो तो W के बराबर है, और यहाँ पर आप कह रहे हो एक्सपेंशन हो रहा है। अगर मेरा एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन तो आपका क्या रहता है, ये आपका नेगेटिव होगा, ये तो आपका नेगेटिव होगा, ये तो आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका ये नेगेटिव है दैट मीन्स आपका NCV/dt नेगेटिव है। अगर आपका NCV/dt नेगेटिव है तो या तो ये नेगेटिव होगा, या तो ये नेगेटिव होगा, या तो ये नेगेटिव होगा। N आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, CV आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब क्या, आपका dt नेगेटिव है। अगर आपका dt नेगेटिव है इसका मतलब आपका dt क्या है, T2 माइनस T1 क्या है, T2 माइनस T1 लेस देन 0 है, वो क्या है, नेगेटिव है। अगर ये मेरा नेगेटिव है इसका मतलब जो आपका T2 है वो लो T1 से छोटा है। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होते वक्त आपका टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर मैं बात करूँ कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन के केस में क्या होगा, आपका पिस्टन नीचे आएगा। आपका पिस्टन अगर नीचे आया तो जो आपकी गैस है उसके ऊपर काम किया, कहाँ किसने काम किया, सराउंडिंग ने काम किया। अगर आपके सिस्टम के ऊपर काम हुआ है तो सिस्टम के ऊपर काम किसने किया, सराउंडिंग ने किया। इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन होता है तो वो मेरा क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव हो गया दैट मीन्स आपका NCV/dt पॉजिटिव हो गया। ये तो आपका N तो आपका पॉजिटिव होता ही है, CV आपका पॉजिटिव होता ही है, दैट मीन्स आपका dt भी पॉजिटिव है। अगर आपका dt पॉजिटिव है दैट मीन्स आपका T2 माइनस T1 पॉजिटिव है। अगर आपका T2 माइनस T1 पॉजिटिव है दैट मीन्स आपका T2 क्या है, T1 से बड़ा है। तो यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस के अंदर टेम्परेचर गिरता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, इसका वो यूज़ कर सकता है। ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है जो आप लोग 11th के अंदर नहीं पढ़ते, 11th-12th क्लास के अंदर नहीं पढ़ते, वरना वर्क डन तो आप 11th क्लास से निकालते हुए आ रहे हो। तो वर्क डन के ऊपर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा CSIR नेट के अंदर। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा थर्मोडायनामिक्स से वो थोड़े से ट्रिकी होंगे। तो आप जो क्वेश्चंस करते हो, जिन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हो, आप पहले ये देखो कि वो क्वेश्चन जो है वो क्वालिटी के क्वेश्चन है या क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं है। आप जहाँ से भी पढ़ते हो आप ये देखो कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको क्वालिटी वाले भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर आपको 11वीं 12वीं के क्वेश्चन कराते रहेंगे, IIT JAM के क्वेश्चन कराते रहेंगे, तो उस क्वेश्चन से जो है आपका CSIR नेट नहीं निकलने वाला। आपको क्वालिटी क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। सबसे सही ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करके देखो। आप जहाँ से भी कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप वहाँ से पहले पूरा कोर्स पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा और वहाँ से पढ़ने के बाद आप सीधा लग गए नेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से पहले पूरा चैप्टर पढ़ो। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद उस चैप्टर को बंद करो और उसके बाद उठाओ उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर के तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। प्रीवियस ईयर के होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं नेट एग्जाम के अंदर। तो आपको फिर उसी टाइप के क्वेश्चन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, कंसेप्ट लेकिन सेम आता रहता है। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछ रहा है थर्मोडायनामिक्स से। तो क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल आते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल क्या होती है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सीधा जूल थॉमसन कोफिशिएंट कराऊंगा, तब हम लोग करना शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर से क्वेश्चन। वो जो है वो एक अच्छा कंसेप्ट शुरू होगा हमारा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए जितना भी हमने अब तक पढ़ा है हम उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अभी तक आपके सिर्फ बेसिक्स की क्लास चल रही है थर्मोडायनामिक्स की। अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के समथिंग अराउंड 35 से लेकर 40 लेक्चर आएंगे थर्मोडायनामिक्स के यहाँ पर। तो अभी तक आपका सिर्फ 1/3 ही हुआ है। आज कौन सा लेक्चर होगा, ये शायद 9th लेक्चर होगा, तो आपका अभी तक 1/3 भी नहीं हुआ। तो इतना कुछ मत हो कि बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, सबकी प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन अभी तक के टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चंस नहीं बनते। अभी तक के ऊपर टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको कराए हैं, थोड़े बहुत तो कराए हैं। उलर थ्योरम के ऊपर जो बनते थे, लेकिन हम लोग उसको भी दोबारा करेंगे। आप उसकी टेंशन मत लेना। मैं एक अलग से क्लास रखाऊंगा जहाँ पर हम लोग आपको 40 से 50 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर कराऊंगा। आपको ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ या 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ।
उससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर आप 1 घंटे के अंदर सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कोचिंग आप जहाँ पे जो कोचिंग देता है, इसकी नेट की की जहाँ पे कोचिंग दी जाती है, वहाँ पर बच्चों को 6-6 घंटे लगातार डेली पढ़ाया जाता है। 2-2 घंटे के दिन में 3 क्लासें होती है, पूरे 6 महीने तक वो क्लासें चलती है, तब जाके कोर्स कंप्लीट होता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो बिना बात का। आपको जो पढ़ना है उस चीज़ को पढ़िए, उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से आप डाउट पूछिए। अगर आपको अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ नीचे भी कमेंट कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात की जो आपका एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। मैंने आपसे कहा अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है दैट मीन्स आप वहाँ पर बोल्स लॉ को नहीं लगा सकते। बोल्स लॉ क्या कहता है, बोल्स लॉ कहता है P1V1 इक्वल टू P2V2। तो इस चीज़ का यूज़ आप नहीं कर सकते। किस केस के अंदर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर भी नहीं कर सकते और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर भी नहीं कर सकते। जहाँ भी एडियाबैटिक आ गया वहीं नहीं कर सकते, क्योंकि एडियाबैटिक के आते तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। बोल्स लॉ कब लग सकता है, बोल्स तो तब लगेगा जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब अगर ये मेरा कांस्टेंट रहेगा तो आप P और V और T के बीच में जो रिलेशन है वो कहां से निकालोगे। तो P, V और T के रिलेशन एडियाबैटिक के लिए आपके पास होती है पॉइजन इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपने देखा होगा अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन A स्टेट से B स्टेट में हुआ है, P1V1 T1 से P2V2 T2 गया है, तो आप वहां पर पॉइजन इक्वेशन लगाते हैं। क्या होती है पॉइजन इक्वेशन, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 गामा। उसके बाद आप P1 को रिप्लेस कर सकते हो, किससे, P1 को आप रिप्लेस कर सकते हो nRT1 अपॉन में V1। उसके बाद जब इसको रिप्लेस करोगे तो आपकी इक्वेशन निकल कर क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी T1V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2V2 गामा माइनस 2 गामा माइनस 1। उसके बाद आपकी अगर प्रेशर को चेंज करना चाहोगे, अगर आपने यहाँ पर वॉल्यूम को चेंज कर दिया, टेम्परेचर, अगर आपने यहाँ पर क्या करा, अगर आपने वॉल्यूम को रख दिया इक्वल टू nRT1 अपॉन में P1, तो आप यहाँ से रिलेशन निकल जाएगा आपका किसमें, T और P में। तो आपके पास जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो वहाँ पर बोल्स लॉ नहीं लगाना, वहाँ पर आपको लगानी है पॉइजन इक्वेशन टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उनके लिए आपको इक्वेशन याद करनी है। इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद क्या होती है आपके पास, टेम्परेचर और वॉल्यूम की इक्वेशन होती है। उसके बाद आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर की भी इक्वेशन होती है। आप एक को याद रख लो, आप एक को याद रख लो, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपको याद भी होगी, आपको इसको याद रखना है। अगर आपके पास टेम्परेचर वॉल्यूम में आपको निकालना है तो आप यहाँ से P की जगह P का रिलेशन T में लिखकर वहां से आप उसके इक्वेशन को भी डिराइव इजीली कर सकते हो। और जो आपका यहाँ पर गामा होता है, गामा क्या होता है, गामा आपका होता है CP बाय CV। और हमने एक बात पढ़ी थी कि जो आपका CP है वो हमेशा क्या होता है, CV से बड़ा होता है। दैट मीन्स आपका जो गामा है वो हमेशा, जो आपका गामा है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होने वाला है, क्योंकि आपका CP हमेशा CP से बड़ा होता है और आपका जो गामा होता है वो CP बाय CV होता है। तो न्यूमरेटर आपका बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया, तो गामा आपका हमेशा क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। तो इन चीजों को आपको यहां पर याद रखनी है। तो चलिए अब लोग पढ़ते हैं हम लोग इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, PV का। इंडिकेटर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि जो आपका वर्क डन है आइसोबारिक में क्या है, आइसोथर्मल में क्या है। आपके पास कुल मिलाकर 4 प्रोसेस होते हैं। आपके पास आइसोबारिक होता है, आपके पास आइसोथर्मल होता है, आपके पास एडियाबैटिक होता है और आपके पास आइसोकोरिक होता है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक के अंदर Q कांस्टेंट। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर इस चीज की बात करते हुए आए थे। ये ग्राफ आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। आपको पता है कि जो आइसोबारिक में है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। जिस एक्सिस के ऊपर आप वॉल्यूम ले रहे हो उसके ऊपर ये ग्राफ बनेगा। आइसोथर्मल कैसा होता है, वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। एडियाबैटिक का थोड़ा सा कर्व होता है, उससे भी नीचे होता है, क्योंकि आइसोथर्मल के केस के अंदर आपके पास स्लोप ज्यादा होता है कर्व का। PV कर्व का जो स्लोप आता है वो आइसोथर्मल के केस के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। एडियाबैटिक केस के अंदर वो स्लोप क्या होता है, कम होता है, तो वो नीचे आएगा। फिर आपका जो आइसोकोरिक होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। अब बात करते हैं कि जो आपका आइसोथर्मल है, वो एडियाबैटिक से थोड़ा सा ऊपर क्यों है। हमने कहा था कि आपका आइसोथर्मल के अंदर क्या होता है, बॉयल्स लॉ फॉलो करता है। अगर वो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या, आपका PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर PV इक्वल टू कांस्टेंट तो प्रेशर क्या हो गया, 1 बाय प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम पे, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर मैं बात करता हूं, मान लो हम ले लेते हैं वॉल्यूम को, अगर मैं 1 ले रहा हूं तो आपका P क्या हो गया, P आपका हो गया 1/1, P आपका हो गया 1/1 इक्वल टू क्या 1। अगर मैं वॉल्यूम को 2 ले रहा हूं, तो आपका P क्या
हो गया, पी आपका हो गया 1/2, पी आपका 1/2 क्या होता है 0.5। अगर मैं वॉल्यूम को 3 ले रहा हूँ तो आपका पी क्या हो गया 1/3, 1/3 आपका क्या होता है 0.333। अरे हम लोग 3-4 पॉइंट निकाल रहे हैं यहाँ पर, P1 और V1 के पॉइंट निकल जाएंगे, ग्राफ के अंदर पुट कर देंगे, उसके बाद ग्राफ लाइन खींच देंगे। ये कर लेंगे हम आइसोथर्मल के लिए भी, ये हम कर लेंगे एडियाबैटिक के लिए भी, ड्रॉ कर देंगे, 3 पॉइंट लगा लेते हैं, उसको फिर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद पता चल जाएगा कि जो आपका एडियाबैटिक है वो नीचे आएगा। उसके बाद बात करेंगे आखिर वो नीचे भी क्यों आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल यहाँ पर प्लॉट दिया गया है, आपने क्या कहा, आपने V1 के ऊपर क्या है, P1 आपका मान लो वॉल्यूम के 1 के ऊपर, यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ पर मेरा 3 है, यहाँ पर मेरा 4 है, यहाँ पर मेरा क्या है। जब आपका वॉल्यूम 1 था तो आपका P क्या था, P भी आपका 1 था, तो 1 पॉइंट तो मेरा यहाँ पर लग गया, कोई दिक्कत इसके अंदर। उसके बाद आप कह रहे हो जब आपका वॉल्यूम 2 हुआ तो आपका प्रेशर क्या हो गया 0.5 हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा मैं बन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ताकि ग्राफ थोड़ा ऊपर से बन के आए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0.5 और ये मेरा हो जाएगा क्या 0.275 उसका बीच, और ये मेरा हो जाएगा 0.125। ये मैंने इस तरीके से ग्राफ ले लिया। अगर आपका वॉल्यूम आपका 1 है, ये मेरा वॉल्यूम है, अगर आपका वॉल्यूम 1 तो प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका 1 है, तो 1 पॉइंट मेरा यहाँ लग गया। ये मैं ग्राफ लगा रहा हूँ सबसे पहले आइसोथर्मल के केस के लिए। उसके बाद अगर आपका वॉल्यूम 2 हुआ, वॉल्यूम का अगर मेरा 2 है तो आपका प्रेशर क्या हो गया 0.5, दूसरा पॉइंट मेरा कहाँ पर आ गया, दूसरा पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर। उसके बाद जब आपने देखा कि अगर आपका वॉल्यूम 3 है तो आपका प्रेशर क्या हो गया 1/3 इक्वल टू क्या 0.333, तो 0.33 आपका कुछ यहाँ कहीं आ जाएगा 3 के ऊपर। अगर आपका वॉल्यूम 3 तो 0.3 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब बात करते हैं कि आखिर जो है आपका उसके अंदर एडियाबैटिक के केस के अंदर क्या आएगा। एडियाबैटिक के केस के अंदर आपका वॉल्यूम 1 ले रहे हो आप, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक के अंदर क्या लगता है आपका प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा। गामा मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल ले लेता हूँ 2। गामा की वैल्यू आपको पता है 1 से बड़ी होती है, अगर 1 से बड़ी होती है तो 1.5 लूंगा तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, तो मैंने 2 ले ली। मैंने हाइपोथेटिकली ऐसे ही गामा को 2 ले लिया, 2 तो मेरा गामा तो आपका 1 से बड़ा होता है, तो 2 तो आपका 1 से बड़ा है, तो 2 भी आप ले सकते हो। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 2। अगर आपका यहाँ पर देखो, अगर आपका वॉल्यूम 1 है तो P क्या हो गया, P तो आपका 1/1 का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया 1 हो गया। फिर आपने देखा कि जो आपका V अगर 2 है तो आपका P क्या हो गया, P तो आपका नीचे 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/4 हो गया। ये कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आया 0.25। उसके बाद आपने देखा कि V = 3 के ऊपर P क्या है, V = 3 के ऊपर तो 1/3 का स्क्वायर है, ये तो क्या हो गया 1/9 हो गया। ये कितना निकल कर आया 0.1 निकल कर आया। अब आप इसका ग्राफ बनाओ, V1 के ऊपर P क्या है, V1 के ऊपर तो P1 है, तो ये तो इसके ऊपर क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, सेम जगह से शुरू हो रहा है मेरा ग्राफ। उसके बाद जब आपका वॉल्यूम 2 है तो आपका क्या निकल के आया, P निकल कर आया 1/4 इक्वल टू 0.25। 0 पॉइंट मेरा 25 कहीं यहीं कहीं होगा, तो मेरा 0.25 कहाँ पे आ गया, 0.25 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने कहा पहले मैं उस वाली लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, किसकी लाइन को, आइसोथर्मल की लाइन को। वो मेरी क्या निकल कर आई थी, वो मेरी कुछ यहाँ से निकल कर आई थी, हरे हरे पॉइंट को मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, तो वो लाइन आपकी कुछ ऐसी निकल कर आई थी। अब मैं बना रहा हूँ किसकी लाइन, अब मैं बना रहा हूँ एडियाबैटिक की। तो जब आपका वॉल्यूम 3 है, V को इक्वल टू 3 गया, तो आपका ये क्या निकल कर, ये कितना निकल कर आया P, ये आपके पास निकल कर आया 0.1। तो 0.1 कुछ यहाँ होगा 0.125 के नीचे। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये देखो मेरा नीचे नहीं आ रहा है इसके, ये तो मेरा नीचे निकल कर आ रहा है। इसका मतलब एडियाबैटिक के केस के अंदर अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। अगर आप एडियाबैटिक के केस के अंदर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप आइसोथर्मल के अंदर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर कम डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि प्रेशर के केस के अंदर तो वो सिर्फ वॉल्यूम के 1 की पावर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन एडियाबैटिक के अंदर जो आपके पास प्रोपोर्शन होगा वो क्या है 1/V की पावर गामा, और गामा क्या होता है 1 से बड़ा होता है। अगर वो 1.2 भी हुआ तो भी तो वही हुआ, V की पावर 1 से बड़ा ही हुआ। तो जो आपका एडियाबैटिक का केस होता है, एडियाबैटिक के केस के अंदर अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर ज़्यादा तेज डिक्रीज होता है इन केस ऑफ अगर इन कंपेयर टू आइसोथर्मल के केस के अंदर। तो इसीलिए जो आपका एडियाबैटिक का ग्राफ है वो कहाँ आता है, वो नीचे आता है। जो आपका आइसोथर्मल ग्राफ है वो कहाँ आता है, ऊपर की तरफ आता है। तो ये हमने छोटा सा ग्राफ था, इसको समझ लिया, इसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे जाए कार्नोट साइकिल के अंदर, वहाँ मैं आपसे पूछूंगा इस चीज़ को। और आपको ये भी पता है कि जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन आपका होता है माइनस का PdV, ये आपका क्या होता है dW होता है। ये आपका क्या हो गया, छोटे छोटे वॉल्यूम को आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो, छोटे छोटे वॉल्यूम को आप केस ले रहे हो यहाँ पे, तो आपका W क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया आपका, इंटीग्रेट करना। अगर इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV का मतलब क्या होता है एरिया अंडर PV ग्राफ। अगर मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, x dy इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x और y का ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ के नीचे, उस लाइन ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा उसका मतलब होता है मेरा इंटीग्रेशन।
तो आपका पीडीवी का मतलब क्या हुआ, पीडी के नीचे ग्राफ, ये किसके बराबर होता है, तो मेरा वर्क डन के बराबर होता है। जो आपका पीवी का ग्राफ होता है उसके नीचे कितना एरिया आया है वो मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी तो मेरा वर्क डन होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आइसोबारिक में कितना वर्क डन है, आइसोथर्मल में कितना वर्क डन है। तो आइसोबारिक की लाइन तो मेरी ऐसी है, तो इसका वर्क डन कैसे हो गया, आप इसका एरिया निकालोगे पीवी के अंडर में, पीवी से लाइन खींच दो, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आइसोबारिक का एरिया। अब बात करते हैं कि आइसोथर्मल का क्या होगा, आइसोबारिक का कहाँ तक हो जाएगा, ये एरिया हो गया। जितना आपका एरिया निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा वर्क डन के बराबर। अब बात करते हैं कि आइसोथर्मल के केस के अंदर क्या होगा। आइसोथर्मल के केस के अंदर आप इस लाइन के नीचे का एरिया लोगे, जो आपकी ये लाइन है यहाँ के नीचे का एरिया लिया, ये हो गया आपका आइसोथर्मल का एरिया, जो मैंने हरे पेन से शो किया है। लाल वाला किसका था, लाल वाला था आइसोबारिक का, ये किसका है, आइसोथर्मल का। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक केस में। एडियाबैटिक केस में क्या होगा, एडियाबैटिक केस में ये वाला होगा। तो आप देख रहे हो जो एरिया है वो कम होता हुआ जा रहा है, जो आपका लाल वाला एरिया है वो ज़्यादा है, लाल वाला है वो ज़्यादा है, फिर हरा है, और फिर क्या है एरिया, फिर आपका जो ऑरेंज कलर है ये वाला है। तो इसका मतलब आइसोबारिक के अंदर जो मेरा वर्क डन होता है ये ज़्यादा होता है, किससे, आइसोथर्मल के वर्क डन से, लेकिन एडियाबैटिक के वर्क डन से आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा ऑर्डर लिखा हुआ है, जो आपका वर्क डन होता है कहाँ से निकाला मैंने, ये मैंने निकाला इंडिकेटेड डायग्राम, किसके डायग्राम से, पीवी के डायग्राम से मैंने निकाला कि जो आपका वर्क डन होता है आइसोबारिक का वो सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका एरिया होता है पीवी के नीचे वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है आइसोबारिक के केस के अंदर। आपका वर्क डन क्या होता है, माइनस का पीडीवी होता है। जो आपका एरिया है वो क्या होता है, एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तो आप यहाँ से माइनस को क्या करोगे, माइनस को यहाँ हटा के क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस का डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ये जो एरिया है, ये जो चीज़ है, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी है, ये मुझे बताता है कि आप अगर आप एरिया निकालो पी और वी के ग्राफ के बीच का, जिसका एरिया ज़्यादा उसका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी ज़्यादा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी ज्यादा, तो आपका वर्क डन ज्यादा। तो आपने देखा कि जो आपका आइसोबारिक का चीज थी, जो आपका आइसोबारिक का ग्राफ था, उसका एरिया ज्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो माइनस डब्ल्यू है वो ज्यादा है, किससे, आइसोथर्मल से। फिर इससे किससे ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक से, और इससे किसका होगा, आइसोकोरिक से। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें, ये आपको पता भी है। इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट ये बताने के लिए आप किस तरीके से किस चीज़ों को यूज़ करोगे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गामा क्या है 1.4 इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम 1 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 750 देन व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप डेटा लिख लो कि आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर। तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको यहाँ गिवन है जो आपका एन है वो क्या है 1 मोल, आपको ये भी गिवन है। आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो आपका गामा है वो क्या है, गामा आपका है 1.4, गामा जो है वो क्या है आपका, गामा है आपका 1.4। उसके बाद आपको ये भी गिवन है कि जो आपका V1 है, V1 क्या है आपका 1 डेसीमीटर क्यूब, V2 क्या है आपका, V2 आपका 10 डेसीमीटर क्यूब। ये सब चीज़ें तो आपको गिवन है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको T1 भी गिवन है, T1 आपका है 750 केल्विन। आपको निकालना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या है। अब यहाँ पर जो केस है वो क्या है, रिवर्सिबल भी है और एडियाबैटिक भी है। एडियाबैटिक है तो आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो नहीं रहेगा, अगर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो 750 तो क्या हो गया, कट गया, 750 तो गलत हो गया। उसके बाद अब आपको ये पता है कि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, अरे 1 डेसीमीटर क्यूब से 10 डेसीमीटर क्यूब में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन होएगा तो टेम्परेचर तो कम होगा ना, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या 1000 हो सकता है, 1000 तो 700 750 से बढ़ा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्वेश्चन ने आपको 2 ऑप्शन तो आपके कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद आपका रिलेशन क्या था, आपको रिलेशन चाहिए किसके अंदर, वी के अंदर और टी के अंदर, वी के अंदर और टी के अंदर, क्योंकि आपको V1 पता है, V2 पता है और आपको T1 पता है। आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है। आपको रिलेशन क्या पता है इसका, आपको पता है कि जो मेरा P1 V1 का गामा होता है वो तो मेरा P2 V2 के गामा के बराबर होता है, लेकिन आपको रिलेशन चाहिए T और V के बीच में। तो आपको P को चेंज करना पड़ेगा किसके फंक्शन के अंदर, T के अंदर। P आपका क्या होता है, P तो आपका होता है nRT/V, P तो आपका होता है nRT/V। तो आप यहाँ पर पुट कर दो, इसको क्या पुट करोगे आप, N1 R1, N आपका 1 मोल है तो इसको N को रहने दो, आप मत लिखो। आप R भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसको मत लिखो आप। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर, आपका बच गया यहाँ पर T/V, T1 V1 इंचू में V1 का गामा इक्वल टू T2 T/V2 इक्वल टू V2 की पावर गामा। इसको आप बोल सकते हो कि आपका T1 इंटू में V1 की गामा -1 इक्वल टू T2 इंटू में V2 गामा -1। आप यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट करो, T1 की वैल्यू पुट करो, V1 की वैल्यू पुट करो, V2 की वैल्यू पुट करो, आपका T2 निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा। बस मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरीके
से आपको फॉर्मूलेज का यूज़ करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले एडियाबैटिक को देखते ही तो ये सोचना है कि जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आपसे वो बोल रहा है कि आपका फाइनल टेम्परेचर क्या है, तो या तो घटेगा या तो वो बढ़ेगा। अगर एक्सपेंशन है तो घटेगा, कंप्रेशन है तो बढ़ेगा। उसके हिसाब से आप कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। अगर एलिमिनेट करने के बाद आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन बच गए तो आप वहाँ पर फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप वहाँ पर लगाओगे पॉइजन इक्वेशन को। आपने यहाँ पर पॉइजन इक्वेशन से क्या निकाल लिया? फाइनल वॉल्यूम भी आपने वहाँ पर इजीली निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ W, Q, डेल्टा U, डेल्टा H इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस। गैस में कौन से ले रहा हूँ? आइडियल गैस ले रहा हूँ। अगर मेरी आइडियल गैस, इसका मतलब क्या हुआ? PV इक्वल टू nRT तो हर जगह ट्रू है। PV इक्वल टू nRT तो हर जगह ट्रू है। एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ? एडियाबैटिक का मतलब हुआ बोयल्स लॉ नहीं लगा पाएंगे। कौन सी लगाएंगे? पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे। किस चीज़ के लिए पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे? रिलेशन बिटवीन PV और T के लिए, अगर मुझे वो देखना है तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर हम वर्क डन किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर n मोल ऑफ आइडियल गैस इज ट्रांसफॉर्म रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B। मान लीजिए आपकी जो स्टेट A है वो क्या है? P1 V1 T1 है। B आपकी स्टेट क्या है? P2 V2 T2 है। आपको फर्स्ट लॉ से पता है कि जो आपका dq है वो तो du माइनस w होता है। dq जो है वो du माइनस w होता है। एडियाबैटिक केस के अंदर आपका dq 0, अगर आपका dq 0 तो आपका du क्या हो गया? w के बराबर हो गया। उसके बाद आपको ये भी पता है कि आइडियल केस के अंदर क्या होता है? du तो आपका ncv dt होता है। अगर आपका du ncv dt होता है और du आपका w के भी बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? du इक्वल टू w इक्वल टू ncv dt को मैं क्या कर दूंगा? ncv t2 माइनस t1, ncv t2 माइनस t1। उसके बाद आपको एक रिलेशन ये भी पता है कि जो आपका cp माइनस cv होता है वो क्या होता है? r होता है। आप इसको डिवाइड कर दो cv से, डिवाइड कर दो cv से, डिवाइड कर दो cv से। यहाँ पर क्या हो गया? cp बाय cv। इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ गामा। cv बाय cv क्या हो गया? 1 हो गया। ये क्या हो गया? r बाय cv हो गया। तो यहाँ से आपका cv क्या निकला? cv आपका निकल गया r अपॉन में गामा माइनस 1। cv क्या निकल गया? r अपॉन में गामा माइनस 1। इस r अपॉन में गामा माइनस 1 की वैल्यू मैं कहाँ रख रहा हूँ? यहाँ पर रख रहा हूँ। तो आपका रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा? आपका वर्क डन निकल कर आ जाएगा W इक्वल टू du इक्वल टू W इक्वल टू n इंटू में जो मेरा CV है उसे मैंने क्या कर दिया? R अपॉन में गामा माइनस 1 इंटू में T2 माइनस T1। तो जल्दी से मैं इसको करा देता हूँ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर आपको समझ ना भी आए तो आप एक बार इसको पॉज करना, स्क्रीन को आराम से देख लेना किस तरीके से मैंने डिराइव किया हुआ है। इजीली आप इसको कर सकते हो। तो उसके बाद हम निकालते हैं बाकी चीज़ें। आपको क्या निकालनी है? आपको ये भी पता है कि जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है वो तो वैलिड है ही। अगर आपकी जो पहली कंडीशन है वो क्या है? P1 V1 इक्वल टू nRT1। दूसरी कंडीशन है वो क्या है? P2 V2 इक्वल टू क्या? nRT2। तो यहाँ से आपका T1 क्या निकला? T1 आपका निकला P1 V1 अपॉन में nR। आपका T2 क्या निकला? T2 आपका निकला P1 V1 अपॉन में P2 V2 अपॉन में nRT2। तो आपने यहाँ पर T1 की जगह क्या कर दिया? T1 की जगह आपने P1 बाय V1 को रख दिया। आपने T1 की जगह यहाँ क्या रख दिया? P1 V1 बाय nR। आपने इसकी जगह क्या रख दिया? P2 V2 बाय nR। ये मैंने किसकी जगह रखा? T2 माइनस T1 की जगह रखा। उसके बाद बाहर आपके पास पहले से ही nR था। तो आपका nR से क्या हो जाएगा? nR से nR कट जाएगा और आपका एक फॉर्मूला और क्या निकल कर आ जाएगा? फॉर्मूला आपका निकल कर आ जाएगा du इक्वल टू w अपॉन में 1 बाय गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1। अरे मैंने क्या किया है? आपने अभी थोड़ी देर पहले ये तो देखा ही है। पीछे वाला फॉर्मूला देखते हैं एक बार। जो आपका पीछे वाला फॉर्मूला था वो क्या था? पीछे वाले फॉर्मूले के अंदर क्या था आपका? du इक्वल टू w माइनस nR अपॉन में गामा माइनस 1 T2 बाई T1। यहाँ मैंने क्या लिखा? मैंने nR को किया माइनस में गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 जगह क्या लिख दिया मैंने? T2 की जगह लिख दिया P2 V2 अपॉन में P2 V2 आपका क्या होता है? P2 V2 अपॉन में nR। ये आपका क्या हो गया? P1 V1 अपॉन में nR। उसके बाद मैंने क्या किया? nR को यहाँ से काट दिया। तो क्या रिजल्ट निकल के आ गया आपके पास निकल कर आ गया जो आपका वर्क डन होता है वो तो आपका होता है 1 अपॉन में गामा माइनस 1 इंटू में P2 V2 माइनस P1 V1। P2 V2 माइनस P1 V1। इसको आप अंदर भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में गामा माइनस 1। लिखने के तरीके होते हैं। आपको जिस फॉर्म में याद करना हो उस फॉर्म में याद कर लो। उसके बाद आपको इंटरचेंज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं DH की। तो DH आपके पास हो जाएगा NCP dt। इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं। इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। CP आपको गिवन होगा। CP अगर गिवन नहीं हुआ तो आपको CV गिवन होगा। अगर आपको CV गिवन है और आपको CP माइनस CV के बीच में रिलेशन पता है आइडियल गैस का तो वहाँ से आप CP भी निकाल सकते हो। आपको गामा भी दे सकता है। गामा अगर आपको गिवन है तो वहाँ से भी आप CP बाई CV को करके रिलेशन निकाल सकते हो। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके निकाल सकते हो। लेकिन इतने बेसिक टॉपिक के ऊपर से भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद हम लोग निकालते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है।
तो आपने क्या किया, आपने लेट अस कंसिडर किया n मोल ऑफ आइडल गैस इज ट्रांसफॉर्म रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली कर लेना इसको यहाँ पर, इरिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। अगर आपकी स्टेट ए क्या हो गई, आपकी स्टेट हो गई P1 V1 T1, स्टेट बी क्या हो गई P2 V2 T2। यहाँ पर तीनों के तीनों वेरिएबल क्या होंगे, चेंज होंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट लॉ से तो पता ही है कि जो आपका DQ है वो 0 होगा, तो क्या निकल कर आ गया, DU इक्वल टू W निकल के आ गया। अरे जैसे पहले किया था रिवर्सिबल में वो उसी तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पर भी मेरा क्या निकल कर आ गया, DU इक्वल टू W निकल कर आ गया। और DU तो आपको पता ही है, DU क्या होता है, DU तो आपका NCV dt होता है, तो DU इक्वल टू W इक्वल टू NCV dt इक्वल टू क्या हो गया, NCV इंटू T2 माइनस T1। उसके बाद मैंने क्या किया, T2 की जगह मैंने क्या किया, पहले मैंने CV की जगह वैल्यू किसके रख दी, CV की जगह रख दी क्या, R अपॉन में V माइनस R अपॉन में गामा माइनस 1, मैंने किसको रख दिया, CV तो आपका क्या होता है R अपॉन में गामा माइनस 1। अब पिछले केस के अंदर भी ये सब किया हुआ है हमने, उसी को कर रहे हैं यहाँ पर हम। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने T2 क्या रखा, T2 को मैंने रखा P2 V2 अपॉन में NR, T1 को रखा P1 V1 अपॉन में NR यहाँ से और यहाँ से कट गया। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला जो इरिवर्सिबल है एडियाबैटिकली, उसका भी फॉर्मूला सेम निकल कर आया। लेकिन यहाँ पर जैसा आपका फॉर्मूला निकल कर आया वहाँ से आपको एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया होगा। क्वेश्चन दिमाग में अभी क्या आया होगा कि जो आपके फॉर्मूले निकल कर आ रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए भी और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए भी, वो तो आपके सेम निकल कर आ गए। तो क्या जो आपका वर्क डन होता है वो सेम होता है क्या, रिवर्सिबल केस के अंदर भी इरिवर्सिबल के केस के अंदर भी? आंसर मेरा क्या है, नहीं होता, सेम आपका नहीं होता। रिवर्सिबल के अंदर अलग वर्क डन निकल के आएगा, इरिवर्सिबल के अंदर अलग वर्क डन निकल के आएगा। पर सवाल ये है कि अगर फॉर्मूले मेरे सेम हैं तो वर्क डन अलग निकल कर कैसे आएगा? तो DS मेरा क्या होगा, DS तो आपका डेल एस आपका क्या होगा, डेल एस तो आपका वही होगा NCP dt, ये भी आपका क्या है, वही होगा। अब बात करते हैं कि जो आपका वर्क डन है वो अलग अलग क्यों निकल कर आएगा रिवर्सिबल के केस के अंदर और इरिवर्सिबल के केस के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर भी आपका Q0 होता है, इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, Q0 होता है, डेल्टा U इक्वल टू W होता है, डेल्टा U इक्वल टू W होता है। उसके बाद आपने W के फॉर्मूले देखे, NCV T2 माइनस T1 देखा, NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 देखा। उसके बाद आपने 1 अपॉन गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस T1 V1 देखा। उसके बाद आपने देखा एडियाबैटिक के इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस के अंदर भी आपके फॉर्मूले जो क्या थे, फॉर्मूले आपके सेम थे। डेल्टा H क्या था, NCP dt यहाँ था, डेल्टा H आपका क्या था, NCP dt यहाँ था। लास्ट में आपको सिर्फ ये टेबल याद होनी चाहिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको चाहे भूल जाओ। इसके बाद आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन ये आया कि अगर आपके फॉर्मूले सेम हैं, अगर आपके फॉर्मूले सेम हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट निकल कर क्यों आएगी, आपकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट निकल कर क्यों आएगी? मैंने आपको सबसे पहले बताया इस क्लास के अंदर कि एडियाबैटिक के केस के अंदर आप लोग बोयल्स लॉ को नहीं लगा सकते। अगर आप बोयल्स लॉ को नहीं लगा सकते, तो आप क्या लगाओगे? आपने कहा कि मैं तो यहाँ पर पॉइजन इक्वेशन को लगा लूंगा, मैं 11वीं क्लास से इसको पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि जो आपका PV का गामा होता है वो कांस्टेंट होता है, पर आपने एक सवाल नहीं पूछा मुझसे। सवाल ये नहीं पूछा कि आखिर PV का गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता क्यों है और ये किस तरीके से निकला। अगर आपको पता होगा कि इसका डेरिवेशन कैसे आया है तो आपको ये भी पता होगा कि इरिवर्सिबल केस के अंदर, रिवर्सिबल केस के अंदर फॉर्मूले सेम होते हुए भी आपकी वैल्यू अलग अलग क्यों है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो आपकी पॉइजन इक्वेशन है एडियाबैटिक केस के अंदर जो उसको आप यूज़ करते हैं वो डिराइव कैसे हुई है, उसका बेसिक डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको हर एक चीज़ का डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन से आपको पता चलता है कि चीज़ें जो है वो कैसे हैं, आपके कंट्रोल में होता है फिर क्वेश्चन। अगर आपको पता होगा कि ये चीज़ डिराइव कहाँ से हुई है तो आपको मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करना आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पॉइजन इक्वेशन जो है वो डिराइव कैसे करते हैं हम लोग। आपने मान लिया कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, A से B हो रहा है, P1 V1 T1 है, P2 V2 T2 है, सेम कंडीशन की बार बार बातें कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ये कहा कि जो आपकी पॉइजन इक्वेशन है वो क्या होती है, पॉइजन इक्वेशन एप्लीकेशन होती है किसकी, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन होती है पॉइजन इक्वेशन, और वो सिर्फ वैलिड होती है किस केस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ही वैलिड होती है वो। जब मैंने आपको वर्क डन के फॉर्मूले करवाए थे यहाँ पर, तो मैंने आपको सीधा फॉर्मूले जब मैंने आपको यहाँ तक पहुँचे थे इस केस के अंदर, यहाँ तक पहुँचते हुए हम लोगों ने अभी तक पॉइजन इक्वेशन को यूज़ नहीं किया। पॉइजन इक्वेशन का यूज़ तो मैंने सिर्फ P1 V1 T1 के रिलेशन के लिए किया था यहाँ पर, जिसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि जो मेरा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। अगर वो लिखा हो वहाँ पर क्या है, इरिवर्सिबल, तो वहाँ पर मैं पॉइजन इक्वेशन को नहीं लगा सकता क्योंकि पॉइजन इक्वेशन वैलिड किसके लिए है, वो वैलिड सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ही है, वो इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है।
है क्यों नहीं? देखो आपका जो डी क्यू होता है वो क्या होता है, डी यू माइनस डब्ल्यू होता है। डी क्यू तो आपका डी यू माइनस डब्ल्यू होता है। एडियाबैटिक का केस है तो डी क्यू क्या हो गया, डी क्यू तो आपका जीरो हो गया। इसका मतलब आपका डी यू क्या हो गया, डी यू तो आपका डब्ल्यू हो गया। उसके बाद आपने कहा कि आइडियल के केस के अंदर डी यू तो मेरा क्या होता है, डी यू तो आपका एनसीवी डी टी होता है। उसके बाद आपने कहा कि जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन तो आपका क्या होता है, वर्क डन तो आपका होता है माइनस का पी एक्सटर्नल इनटू में डीवी। और जब मैंने आपको बताया था बेसिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको वहां बताया था कि रिवर्सिबल के केस के अंदर पी एक्सटर्नल लगभग पी इंटरनल के बराबर होता है। आप पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन इरिवर्सिबल के केस के अंदर आपका पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर नहीं होता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका पी एक्सटर्नल रिवर्सिबल के केस में है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको पी इंटरनल लिख सकते हो। पी इंटरनल आपका क्या है, पी इंटरनल तो आपका गैस का प्रेशर है। गैस का प्रेशर मतलब पी आइडियल है, वो तो आइडियल गैस का प्रेशर है, वो किसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो आर टी बाई वी। एक मोल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पी वी इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी होती है। क्या होती है, पी वी इक्वल टू आर टी, तो आपका पी क्या हो गया, आर टी बाई वी हो गया। अगर आपके पास सिस्टम रिवर्सिबल है, प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल है, तो आप पी एक्सटर्नल को चेंज करके क्या लिख सकते हो, पी इंटरनल लिख सकते हो। अगर आपने इसको पी इंटरनल लिख दिया, इसका मतलब ये तो मेरा पी जो मेरी गैस है सिस्टम के अंदर उसका प्रेशर है, उसके प्रेशर के लिए तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ, पी वी इक्वल टू आर टी को यूज कर सकता हूँ। एक मोल के लिए बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जो आपका पी है वो क्या है, आर टी बाई वी है, तो आपने यहाँ पर इसको आर टी बाई वी पुट कर दिया। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ से लिखा तो मेरी एक कंडीशन लगे, क्या ये जो मेरा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। अगर मैं बात करूँ इरिवर्सिबल की तो मैं इसको यहाँ से ये चीज़ नहीं लिख सकता, लेकिन रिवर्सिबल केस के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने टी वाली टर्म को एक साइड कर दिया और वी वाली टर्म को एक साइड कर दिया। टी जो है आपको इधर ले आओ, बाकी सब टर्म को उधर ले जाओ। टी को इधर लाके क्या होगा आपको, जब आपका टी इधर आएगा, देखो इधर देखो एन सी वी जी टी है, क्या है, इक्वल टू माइनस का आर टी बाई वी अपॉन में डी वी है। तो टी वाली टर्म एक साइड ले आओ, डी टी बाई डी टी इधर ले आया, एन सी वी जो है उसको कहाँ ले जाऊँ, इधर ले जाऊँ। तो क्या हो गया आपका माइनस का आर अपॉन में क्या, एन सी वी वी इंटू में क्या, डी वी। एन को मैं काट देता हूँ, बाद में किसी करता हूँ, वन मोल करता हूँ, बाद में एन बाद में लगा दूंगा। तो भाई आपका जो देखो यहाँ पर अब जो क्या बच गया आपका, ये आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो कैसे, डी टी बाई डी टी है इक्वल टू आर बाई सी वी कॉन्स्टेंट है, इंटू में क्या डी वी बाई डी वी कर दो इंटीग्रेट, इंटू में डी टी बाई डी वी कर दो। जब आपका वॉल्यूम वी वन है तो टी वन क्या, वो टी टेम्परेचर क्या टी वन, वॉल्यूम आपका वी टू है तो टेम्परेचर क्या टी टू। इस तरीके को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन आपको पता है आपका वन बाय एक्स का डी एक्स क्या होता है, एल एन एक्स होता है। उसके बाद आपको क्या करनी होती है, लिमिट लगानी होती है। ए से बी जाए तो लिमिट आप क्या लगा दोगे, ए से बी लिमिट यहाँ पर लगा दोगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है एल एन टी। इसका यहाँ तक कैसे पहुँचा मैंने यहाँ पर इसको एल एन टी किया हुआ है। एल एन टी करने के बाद मैंने क्या किया, लिमिट लगा दी टी वन से टी टू। यह क्या करोगे आप, एल एन का टी टू माइनस का एल एन का टी वन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ एल एन का टी टू बाई टी वन, एल एन का टी टू बाई टी वन। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया। यार आपने इतना तो पढ़ा ही है, आपको इतना तो पता ही होगा कि किस तरीके से मैं इस चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, एल एन अपॉन में टी टू माइनस टी वन इक्वल टू क्या, इक्वल टू माइनस का आर बाय सी वी इंटू में एल एन का वी टू बाई वी वन। उसके बाद आपने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि जो आपका सी पी माइनस सी वी है वो क्या होता है, वो तो आपका आर होता है। सी वी से डिवाइड कर दो, सी वी से डिवाइड कर दो, सी वी से डिवाइड कर दो। सी पी बाई सी वी क्या हो गया, सी पी बाई सी वी तो आपका गामा हो गया, माइनस का क्या हो गया, ये तो आपका वन हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, आर बाय सी वी हो गया। तो आर बाय सी वी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, गामा माइनस वन हो गई। तो मैंने आर बाय सी वी क्या कर दिया, गामा माइनस वन पुट कर दिया। आर बाय सी वी क्या कर दिया, गामा माइनस वन पुट कर दिया। उसके बाद आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास एल एन का ए की पावर बी होती है तो आप इसको लिख सकते हो, पावर को आप आगे ले सकते हो, इसको आप बी इंटू में एल एन का ए लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, उसको यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर पावर आपके पास आगे है तो इसको ऊपर ले जाओ, अगर ऊपर है तो आगे ले आओ, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इस केस के अंदर जो आपकी गामा माइनस वन है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं पावर के अंदर ले गया इसके। अगर मैं इसको पावर के अंदर ले गया, दोनों साइड से मैंने एल एन से एल एन को काट दिया, क्या रिलेशन निकल कर आएगा, टी टू बाई टी वन अपॉन में वी वन बाई वी टू इंटू में गामा माइनस वन। और इस माइनस को मैंने एडजस्ट कैसे किया, इसको मैंने एडजस्ट किया वी टू बाई वी वन की जगह वी वन बाई वी टू रख के। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपका यहाँ से रिलेशन क्या निकल कर आ गया, टी टू बाई टी वन अपॉन में वी वन बाई वी टू इंटू में गामा माइनस वन। यहाँ से आप बोल सकते हो टी टू इंटू में वी टू गामा माइनस वन इक्वल टू टी वन इंटू में वी वन गामा माइनस वन। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है,
T1 की T2 के ले लो, P1 की वहाँ पे क्या निकल जाएगी आपकी सारी की सारी इक्वेशन निकल जाएगी, आ जाएगी तीनों की तीनों फॉर्म के अंदर। आपको क्या करना होता है, आइडियल गैस इक्वेशन लगानी होती है। T और V के अंदर आपका रिलेशन निकल गया, आप T को किस में चेंज कर सकते हो, V में चेंज कर सकते हो, आपका V और P में निकल जाएगा। इस तरीके से आप वहाँ पर रिलेशन को यूज कर सकते हो। तो अभी तक आपने कहा कि इरिवर्सिबल केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इरिवर्सिबल केस के अंदर आपने तो यहाँ पर du को CVDT लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप W को माइनस का P एक्सटर्नल से क्या नहीं लिख सकते, P इंटरनल नहीं लिख सकते। अगर आप उसको P इंटरनल नहीं लिख सकते तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको P एक्सटर्नल ही लेना पड़ेगा। तो P एक्सटर्नल तो आपका P2 होता है, माइनस का P2 होता है। ये सराउंडिंग का प्रेशर है, ये आइडियल गैस का प्रेशर नहीं है। अगर आइडियल गैस का प्रेशर नहीं है तो आप किस तरीके से इसको लिखोगे, आप इसको RT/V2 का क्या करोगे, इंटीग्रेशन आप इसका यहाँ पर नहीं कर सकते। आपने क्या किया, इसको लिख दिया माइनस का P2 इंटू में du क्या लिखा, V2 माइनस V1। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल कर आ गया CV/T2 माइनस T1 इक्वल टू P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 इक्वल टू nRT1 था ही, P2 V2 इक्वल टू nR2T2 था ही, ये तो आपका था ही। तो आपने क्या किया, इसको आपने लिखा P2 को क्या लिखा आपने nRT/V2 लिख दिया, nRT/V2 लिख दिया। n आपका क्या है, यहाँ पे 1 लेके चल रहा हूँ, n को मैं हटा दिया, क्या कर दिया RT/V2 लिख दिया, RT/V2 लिख दिया। तो मतलब क्या आपके पास वेरिएबल क्या निकले, देखो यहाँ पर T है, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी क्या है V है, V है, V है। इसका मतलब एक रिलेशन निकल कर आ गया T और V का, किस केस के लिए निकल कर आया, ये निकल कर आया इरिवर्सिबल एडियाबैटिक केस के अंदर। रिवर्सिबल एडियाबैटिक केस के अंदर तो आप लोग पॉइजन इक्वेशन को लगा सकते हो, क्या होती है वो, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको T और V में चाहिए तो P को T में रख दो, PV इक्वल टू nRT का यूज करो, P इक्वल टू nRT/V हो गया। वहां पर PV गामा की जगह क्या रख दो, P की जगह उसकी वैल्यू रख दो, आपकी T और V में निकल जाएगी। उस तरीके से आपकी P और T में भी निकल जाएगी। तीनों में आपको लास्ट में डायरेक्टली याद रखना है क्या निकल के आती है, एक याद रख लो, बाकी आराम से निकाल लोगे। लेकिन इरिवर्सिबल केस के अंदर आप उस चीज को नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क डन तो मेरा माइनस P एक्सटर्नल dV होता है। तो आप P एक्सटर्नल को आप P इंटरनल नहीं लिख सकते। अगर आपने P इंटरनल नहीं लिखा तो आप वहां पर गैस को वहां पर यूज नहीं कर सकते। अगर आप गैस को यूज नहीं कर सकते तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल केस के अंदर तो आप इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। तो आपने इसको क्या किया, ऐसा किया, ऐसा एक्सपेंड कर दिया और P2 क्या लिख दिया, RT/V2। तो ये आपका रिलेशन निकल कर आ गया T और V के अंदर। ये आपका यहाँ से P और V के अंदर भी निकल के आ सकता है और आपका V और आपका जो है T और P के अंदर भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, वो आपका ऐसे निकलेगा कि आप क्या करो, आप T2 की जगह क्या रख दो, आप T2 की जगह क्या रख दो, आपका क्या होता है P1 इक्वल टू ये होता है, तो आप T2 जगह रख दो P2V2 अपॉन में R। T2 की जगह रख दो, T1 की जगह क्या रखोगे P2V1 अपॉन में R। इसको आप यहाँ पर P1V1 अपॉन में R आप यहाँ पर रख दो। तो आपका रिलेशन किसमें निकल कर आ जाएगा, P में V में और P में रिलेशन निकल कर आ जाएगा। और आपने T2 की वैल्यू कितने रख दी, P और V के अंदर रख दी। तो अभी हम लास्ट में मैंने स्टार्ट में चार्ट बनाया हुआ है, वहाँ मैंने सारी वैल्यू लिखी हुई है। मैंने बार बार आपको निकाल के नहीं दिखा रहा, बहुत ईजी चीज़ें होती हैं ये, आपको सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करना है आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। हमने देखा रिलेशन बिटवीन P, V और T इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केस में। रिवर्सिबल में आप लगाते हो पॉइजन इक्वेशन, वो क्या होती है, P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 गामा, T1V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2V2 गामा माइनस 1। P ये हो गई अपनी किसकी, P और V की, ये हो गई अपनी T और V की, ये हो गई P और T की। इरिवर्सिबल केस के अंदर आपके पास क्या होती है, इरिवर्सिबल केस के अंदर आपने ये तो डिराइव किया ही, अभी क्या डिराइव किया है, CV इंटू में T2 माइनस T1 माइनस का RT2 अपॉन V2 इंटू में V2 माइनस V1। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने T2 जगह क्या रखा, T2 जगह मैंने रख दिया P2V2 अपॉन R, T1 की जगह क्या रख दिया P1V1 अपॉन में R। तो अब देखो रिलेशन में क्या है, सिर्फ P है और क्या है, V है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई P और V की। अगर आपको चाहिए P और T की, तो आप वॉल्यूम की जगह T में रख दो। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा nRT2 अपॉन P2। V1 क्या हो जाएगा, nRT1 अपॉन P1। उसकी जगह ये रख दो आप, ये भी निकल के आ जाएगी P और T की। लेकिन आप एक को याद रख लो, बाकी को याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक को याद होगी तो बाकी को वहाँ पर आप ड्राइव कर लेना। 1 मिनट जो लगती है, PV इक्वल टू nRT का तो यूज़ करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो आपका एडियाबैटिक केस होता है, एडियाबैटिक का, रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल का फॉर्मूलेज आपके पास सेम निकल कर आए, लेकिन आपके पास वैल्यूज अलग अलग आएंगी। वैल्यूज अलग अलग क्यों आएंगी, क्योंकि एक केस में आप पॉइजन इक्वेशन का यूज करोगे और एक केस के अंदर आप सिंपल मेथड से आप वहां से रिलेशन निकालोगे इरिवर्सिबल, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कौन सा रिलेशन आप यूज करोगे इनका। अब इनका यूज कैसे करोगे, मान लो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है P1 आपको दे रखा है, आपको P1 दे रखा है और T1 दे रखा है और आपको P2 दे रखा है। आप यहाँ एक रिवर्सिबल केस के अंदर आप क्या करोगे, पॉइजन इक्वेशन का यूज क्या निकालोगे,
T2 निकालोगे। तो वहाँ से मान लो आपका T2 क्या निकल कर आ गया, x निकल कर आ गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि वही प्रोसेस आपका क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। तो फॉर्मूले तो आपके पास सेम है, लेकिन आप T2 को पॉइजन इक्वेशन लगा के यूज नहीं कर सकते। T2 को पॉइजन इक्वेशन का यूज करके निकाल नहीं सकते, आपको T2 निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन का यूज करके। CV इंटू में T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस का RT2 बाई V2 इंटू में V2 माइनस V1। अगर आप पॉइजन इक्वेशन का यूज ना करके इस इक्वेशन का यूज करोगे तो आपके पास T2 अलग निकल कर आएगा। उस केस में अगर x निकल के आया तो इस केस के अंदर y निकल कर आएगा, वैल्यू जो है वो अलग निकल कर आएगी। अगर वैल्यू अलग निकल कर आएगी तो आप T2 की वैल्यू को एक फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, तो एक केस के अंदर तो आप x पुट कर रहे हो, एक केस के अंदर y पुट कर रहे हो, तो आपके पास वर्क डन भी अलग अलग निकल कर आएगा। तो बेसिक सा फंडा ये होता है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। रिवर्सिबल का केस हुआ पॉइजन इक्वेशन को लगा सकते हो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का केस हुआ तो आपको जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है इसको यूज करना है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। वर्क डन आपका क्या होता है, du के बराबर होता है। du क्या होता है, NCV dt होता है। उसके बाद आपको NCV की जगह NCV इंटू T2 माइनस T1 करना है। CV की जगह आप क्या लिख सकते हो, R अपॉन में गामा माइनस 1। वो कैसे निकालोगे, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो आपको इन फॉर्मूलेस के अंदर थोड़ा बहुत खेलना है और इन चीज़ों से आपको अपने फॉर्मूले ड्राइव कर लेने, जिसकी कंडीशन आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला बना लेना, अपनी वैल्यू उसको पुट कर लेना और आपके आराम से वो चीज़ें भी हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसको घर बैठ के करिएगा। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा, सारी केसों के अंदर आप किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन एक बार आप इसको घर पर बैठ के प्रैक्टिस करो, कैसे आप लोगों का अलग अलग प्रोसेस के अंदर वर्क डन अलग अलग निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब। If initial temperature is 300 Kelvin, then find the value of Q, W, delta U, delta H if the process is, आपका अगर प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो आपको क्या निकालना है, आपको W निकालना है, आपको Q निकालना है, आपको डेल्टा U निकालना है, आपको डेल्टा H निकालना है। अगर इरिवर्सिबल है तो भी आपको ये सब चीज़ें निकालनी है। अगर आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो भी आपको ये निकालनी है। अगर आपको इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो भी आपको इन्हीं सब चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। निकाल कर देखिएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको गैस का CV दे रखा क्या है, 1.5 R है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसको करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। कैसे करोगे आप, देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्वेश्चन करना कैसे है। तो आइसोथर्मल के केस के लिए तो आप आराम से कर लोगे। आपको आइसोथर्मल का रिवर्सिबल फॉर्मूला पता है, आपको इरिवर्सिबल पता है। आपको गिवन कंडीशन क्या क्या है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको n इक्वल टू 1 मोल गिवन है। आपको क्या गिवन है, आपको V1 गिवन है क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब। आपको क्या गिवन है, V2 गिवन है क्या, 10 डेसीमीटर क्यूब। आपको क्या गिवन है, आपको T1 भी गिवन है। T1 क्या है, T1 आपका 300 केल्विन है। और आपके पास क्या है, आपके पास CV भी है। कितना, CV भी है 1.5 R। अगर आपके पास CV है तो आपके पास CP भी अपने आप आ गया, क्योंकि CP माइनस CV तो क्या होता है, R होता है। CP की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप एडियाबैटिक के केस के अंदर डेल्टा H निकालोगे। डेल्टा H क्या होता है, NCP dt। तो N की वहां पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको CP की जरूरत पड़ेगी। तो आप CP भी यहां से निकाल सकते हो, CV की। तो आपको इतनी चीजें क्या है, गिवन है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल की। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा होता है माइनस nRT ln V2 बाय V1, ये फॉर्मूला होता है। बस सब कुछ तो गिवन है, V2 भी गिवन है, V1 भी गिवन है, T भी गिवन है, R भी गिवन है और N भी गिवन है। तो यहाँ से आप किसके ऊपर कर लेना। अगर मेरा प्रोसेसर आइसोथर्मल है तो आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, 300 रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो आपका सिंपल फॉर्मूला लगाना है, आपका W निकल जाएगा। W निकल जाएगा तो आपका W तो किसके बराबर होता है, DQ के बराबर होता है। DU और DH तो आपका क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों केस तो आप इजीली कर लोगे। फिर बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर आपने भी फॉर्मूला पढ़ा था, किसका, वर्क डन का आपने भी फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, आपके पास निकल कर आया था 1/(-1) इंटू में क्या, P1 V1 P2 V2 माइनस का P1 V1, एक तो ये निकल कर आया था। और आपने क्या क्या देखा था, NCV dt देखा था। NCV dt क्या होता है, N इंटू में CV अपॉन में T2 माइनस T1। तो आपके पास देखो CV भी है, आपके पास N भी है, तो आप इस डायरेक्ट इसी को यूज़ कर लो। आपको CV की जगह इसको पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। N इंटू में CV इंटू में T2 माइनस T1। तो अब देखो आपके पास क्या है, रिवर्सिबल है। आपको सिर्फ T1 गिवन है, आपको सिर्फ T1 गिवन है, T2 आपको पता नहीं है। तो रिवर्सिबल केस के अंदर तो आप क्या लगा लोगे, रिवर्सिबल केस के अंदर तो आप पॉइसन इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो T2 निकालने के लिए। एडियाबैटिक केस के अंदर वर्क डन होता है आपका NCV dt। NCV dt क्या हो गया, W क्या हो गया, NCV
T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो CV तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, N तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, T1 तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास T2 नहीं है, तो आपको T2 निकालना है। T2 को कैसे निकालोगे रिवर्सिबल केस के अंदर? आप क्या लगा दोगे? आप लगा दोगे पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन का यूज करके किसके अंदर लोगे पॉइजन इक्वेशन? आपके पास वॉल्यूम भी गिवन है और आपके पास क्या गिवन है? V1 आपको पता है, आपको V2 आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको T1 आपको पता है और आपको T2 नहीं पता। तो आप V और T की फॉर्म में जो पॉइजन इक्वेशन थी उसका यूज करके T2 को निकाल लो। T2 की वैल्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका वर्क डन निकल कर आ जाएगा। जो आपका वर्क डन होगा वो तो आपका डेल्टा U के बराबर होगा, क्योंकि आपका dQ तो क्या होता है? 0 होता है। डेल्टा H के लिए क्या करोगे आप? NCP dt करोगे। CP कहाँ से निकालोगे? आपको CP पता है, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देना, आपको CP भी निकल जाएगा। और डेल T के लिए आपको T2 चाहिएगा, T2 तो आप यहाँ पर निकालोगे तो उसकी वैल्यू आप वहाँ पर पुट कर देना। बात करते हैं इरिवर्सिबल के केस के अंदर। तो जब आप इरिवर्सिबल के केस के अंदर करोगे, फॉर्मूला तो आपका सेम है। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? फॉर्मूला आपका रहेगा इरिवर्सिबल केस के अंदर क्या रहेगा आपका फॉर्मूला? फॉर्मूला रहेगा W इक्वल टू NCP NCV dt, NCV dt। dt की जगह क्या लिखोगे आप? NCV T2 माइनस T1। T1 आपको गिवन है, CV आपको गिवन है, N आपको गिवन है, आपको T2 चाहिए। लेकिन T2 को निकालने के लिए इस केस के अंदर आप पॉइजन इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। अगर आप पॉइजन इक्वेशन का यूज, आपको क्या गिवन है? आपको V1 भी पता है, आपको V2 भी पता है, आपको T1 भी पता है, लेकिन आपको क्या नहीं पता? आपको T2 नहीं पता। तो T2 नहीं पता तो आपको क्या करोगे? आप पॉइजन इक्वेशन का यूज मत करना। मैंने आपको अभी थोड़ी पहले इक्वेशन लिखवाई है ना, यहाँ पर क्या लिखवाई है? VOT के लिए, VOT के लिए क्या लिखवाई है? VOT के लिए देखो ये इक्वेशन, VOT के लिए क्या है? ये इक्वेशन। आप T1 की वैल्यू, आपको T2 चाहिए, T2 आपको चाहिए, T1 पुट करो, R पता ही है आपको, T2 चाहिए, T2 के T2 रहने दो, V2 पुट करो, V2 पुट करो, V1 पुट करो, CV की वैल्यू पुट करो, T2 निकल के आ जाएगा। तो जब आप यहाँ से T2 निकालोगे तो वैल्यू अलग निकल कर आएगी। उस T2 की वैल्यू आपको क्या करनी है? उस T2 की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। क्या निकालना है फिर आपको यहाँ से वर्क डन निकालना। क्या होता है वर्क डन? वर्क डन होता है NCV T2 माइनस T1। तो इस केस के अंदर जो आपका T2 निकलेगा वो अलग तरीके से निकलेगा। रिवर्सिबल के केस में जो आपका T2 निकलेगा वो अलग तरीके से निकलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया भी वर्क डन का, वैसे तो आएगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा, थोड़ा इजी पड़ता है ये भी नेट के हिसाब से। लेकिन इसका किस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग? जब हम कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल के अंदर हम लोग बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो टॉपिक है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर थर्मोडायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं, अच्छे से देखना। और आज के लिए आप घर पर इस क्वेश्चन को करके देखिए आपका क्या क्या आंसर निकल गया। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया है कैसे करना है। आप इसको करके देखिए किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगा, वरना हम लोग शुरू करेंगे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। आपको लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा तब भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि यार नहीं आपका सही नहीं पढ़ा रहे हो। आपको जो भी चीज़ दिक्कत आ रही है आप उसको कमेंट कर सकते हो। चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।